हेलो एंड वेलकम टू एकेडमी। आई एम सोनिया, योर साइंस ट्यूटर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल इक्वेशन एंड उनको कैसे हम बैलेंस कर सकते हैं, यानी कि बैलेंसिंग कैसे हो सकते हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन की बड़े ही इजी सिंपल से ट्रिक्स के साथ, जो कि बहुत ज़्यादा टिपिकल टॉपिक लगता है आप लोगों को, पता नहीं क्यों। तो चलिए इसको एक बार देखते हैं और बड़े ही आराम से इसके हर एक पार्ट को समझते हैं और स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि कैसे स्टार्ट करनी है एंड क्या क्या चीज़ इसके अंदर इन्वॉल्व होती है और कैसे कैसे हम इसको कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट केमिकल इक्वेशंस एंड उनकी बैलेंसिंग। हाँ जी, तो केमिकल रिएक्शन सबसे पहले हम देखते हैं कि हाँ भाई केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो जब कभी बेटा हम केमिकली किसी की बात करते हैं, अगर हम सपोज रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन दो टाइप से हो सकती है हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, दैट इज फिजिकल रिएक्शन एंड अ केमिकल वन। अगर हम फिजिकली बात करते हैं तो भाई फिजिकल के अंदर क्या होता है कि भाई अगर मैंने किसी चीज़ को बिना किसी केमिकल के हेल्प से या बिना किसी उसके इंटरनल फैक्टर्स को चेंज करे, बस उसके बॉडी के अंदर या फिर उसके फिजिकल अपीयरेंस के अंदर चेंज करा, तो मैं उसको बोलूँगी मेरा फिजिकल रिएक्शन। जिससे फिजिकल चेंज करके मैंने एक और फिजिकली चेंज को बनाया, या फिर मैं बोल सकती हूँ सपोज अगर मेरे पास एक कागज था, मैंने उसको दो टुकड़ों में बांट दिया, दैट इज अ फिजिकल चेंज। भाई मैंने उसकी फिजिकल अपीयरेंस को जो है मिटा दिया, जो पहले थी, मतलब जो एक्चुअल फिजिकल अपीयरेंस थी उसको हटा के मैंने एक न्यू अपीयरेंस दे दी, यानी कि दो छोटे छोटे से कागज के अलग से पीसेस। ठीक है, तो ये क्या हो गई मेरी फिजिकल। बट केमिकल रिएक्शन इससे बेटा थोड़ी सी अलग होती है। केमिकल रिएक्शन का मतलब ये नहीं होता कि भाई फिजिकली आपने कुछ भी चेंज करा उसके अंदर कुछ भी मॉडिफाइड करा एंड देन फिर एक नया प्रोडक्ट बन के आ गया, तो भाई वो आप बोल दोगे कि भाई केमिकल रिएक्शन उससे बहुत ज़्यादा होती है। उसके अंदर हमें ऐसी चीज़ों को मिलाना पड़ता है, प्लस ऐसी चीज़ें उसके अंदर देनी पड़ती है जिससे कि एक पूरा ऑब्जेक्ट फिजिकली तो हो बट इंटरनली भी, मतलब बाहर से तो दिख रहा है चेंज हुआ है बट इंटरनली भी वो पूरा का पूरा चेंज होगा। ठीक है, हम फिजिकल रिएक्शन के अंदर इंटरनली किसी ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं करते हैं, बट केमिकल के अंदर इंटरनली पूरा का पूरा जो ऑब्जेक्ट होता है वो पूरा का न्यू बनता है, पूरा एक न्यू प्रोडक्ट जो है हमें हासिल होता है। जो भी हमारे रिएक्टेंट होते हैं ज़रूर उन दोनों को मिलाकर वो प्रोडक्ट बन रहा है, बट उस प्रोडक्ट के अंदर उन दोनों रिएक्टेंट्स की या फिर उन तीनों रिएक्टेंट्स की या फिर जो रिएक्ट हो रहे हैं उस रिएक्टेंट्स की कोई भी फिजिकल अपीयरेंस या फिर कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी आज देखने को नहीं मिलेगी जो हूबहू उसके अंदर सेम हो। तो ये होता है हमारा बेटा केमिकल रिएक्शन, जिसके अंदर हम प्रॉपर मॉडिफाइड कर देते हैं हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट को। तो चलिए ये तो हो गया थोड़ा सा केमिकल इक्वेशन के ऊपर या केमिकल रिएक्शंस के ऊपर ओवरव्यू, क्या भाई होता क्या और क्या क्या चीज़ उसके अंदर हो रही होती है। एक बार पढ़ लेते हैं। इन द प्रोसेस बाय विच अ केमिकल चेंज टेक्स प्लेस, यहाँ पर जिस प्रोसेस के अंदर केमिकल चेंज जो है आते हैं, केमिकल चेंज जो है टेक प्लेस करते हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हमारा केमिकल रिएक्शन। द केमिकल वेयर द चेंज वेयर अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, प्रॉपर एक न्यू सब्सटेंस जो है यहाँ पर फॉर्म होता है। पुराने का हमें एक भी पार्ट जो है देखने को नहीं मिलता है, या फिर अगर मिलता है तो वो ऑलरेडी इतना मॉडिफाइड हो जाता है, बोल नहीं सकते कि भाई वो पुराने के जैसा है। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, केमिकल इक्वेशंस को अब बात करते हैं। केमिकल इक्वेशन कैसे लिखे जाते हैं। केमिकल रिएक्शन देख लिया, अब वो जो रिएक्शन हो रही है या फिर वो रिएक्शन जो हम करवा रहे हैं जिससे हमें एक केमिकली न्यू प्रोडक्ट मिल रहा है, अब उसकी कोई इक्वेशन होगी, यानी कि हम उसके अंदर क्या चेंजेस कर रहे हैं, अगर हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, उसकी इक्वेशंस। अगर सपोज मैं आपको बात कर रही हूँ कि भाई ये मैंने बोला, और अगर आप उस मेरे बोलने को कुछ अपने वे में, अपनी लैंग्वेज में, अपने एक सिंबल्स के साथ यूज़ कर रहे हैं, आप उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो उसका आप वहाँ पर सब्सक्रिप्ट लगा रहे हो वहाँ पर उसके, या फिर आप उसकी फॉर्म लिख रहे हो कि हाँ भाई वो लिक्विड फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में, आप कुछ भी उसके अंदर ऐड कर रहे हो, बट आप अपने वर्ड्स के अंदर, आप अपने सिंबल्स के अंदर, यानी कि बहुत छोटा करके उसको आपने रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो वो चीज़ क्या होगी, उस चीज़ की इक्वेशन जो मैंने बोला आपने उसको एक लाइन में उतार दिया और अपने वर्ड्स में उतारा, यानी कि जो आप ही समझ सकते हो कि आपने क्या लिखा है और आपने कैसे उसको लिखा है। वो आपकी एब्रीविएशंस है, वो आपके सिंबल्स है। तो अगर वही चीज़ अगर हम केमिकल रिएक्शन के अंदर देखें कि हाँ भाई उस प्रोसेस के अंदर क्या हो रहा है, और हमने साइंटिफिकली जो प्रूवन है, यानी कि साइंटिफिकली जो गिवन है, जो नोमेनक्लेचर हुआ है, जो सिंबल्स हमें मिले, अगर हमने उनका इस्तेमाल करके उस पूरे रिएक्शन को एक इक्वेशन में लिखना है, तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं, हमारी उस पूरी रिएक्शन की इक्वेशन। तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, अब ये तो हो गई भाई हमारी केमिकल इक्वेशंस। क्या होता है, रिएक्शन कोई एक सिंबॉलिक फॉर्म में, यानी कि सिंबॉलिक फॉर्म के अंदर लिखने को बोलते हैं हमारी इक्वेशंस। ठीक है, अब उस इक्वेशंस को हमें क्या करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है। उस इक्वेशन के अंदर बैलेंसिंग से पहले ना बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो आप मिस करते हो, जो आपको देखनी पड़ेगी, ध्यान देनी पड़ेगा। भाई केमिकल इक्वेशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है। सपोज जो ऑब्जेक्ट मिल रहा है आपस में डिफ्यूज हो रहा है, आपस में कोलाइड कर रहा है, भाई वो ऑब्जेक्ट जो है वहाँ पर
वो क्या हो गया हमारा रिएक्टेंट। यानी कि अगर वहां पर जो न्यू प्रोडक्ट बन रहा है वो तो अलग बात है ना, बट अगर उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपके पास वो बाकी के सारे यानी कि प्रीवियस प्रोडक्ट है ही नहीं, यानी कि रिएक्टेंट्स ही नहीं है, तो आपका न्यू प्रोडक्ट बन ही नहीं सकता। भाई आपको चाय बनाने के लिए पानी भी चाहिए, चाय पत्ती भी चाहिए, चीनी भी चाहिए, ठीक है। बाकी अगर आपको उसको दूध डालना है डालो, नहीं डालना है मत डालो, बट आपको ये सारे रिएक्टेंट्स चाहिए, तब जाके उसको आपका एक प्रोडक्ट मिलेगा, दैट इज द टी। नेट विल डिपेंड आपको कौन सी चाहिए, ठीक है। तो वैसे ही जब कभी भी हम केमिकल इक्वेशन कर रहे होते हैं, केमिकल रिएक्शंस कर रहे होते हैं, तो बेटा उसके अंदर भी हमें कुछ बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स या बहुत सारे प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं, नॉट प्रोडक्ट्स, बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं जिसको हम आपस में रिएक्ट करवाते हैं, और क्योंकि वो आपस में रिएक्ट हो रही हैं तो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, हमारे रिएक्टेंट्स। चलो ये तो हो गया रिएक्टेंट्स की बात, ठीक है, कि भाई हमारी केमिकल रिएक्शन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है दैट इज द रिएक्टेंट। अगर रिएक्टेंट नहीं तो प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। तो दैट मीन्स हमें इतना तो पता चलेगा ना भाई रिएक्टेंट मिल रहे हैं आपस में तब कुछ चीज मिल रही है, और जो चीज मिलती है ना बेटा उसको बोलते हैं हमारा प्रोडक्ट। वेरी इजी कि भाई जब कभी भी हमारा रिएक्टेंट मिलेगा आपस में मिल रहा है तो हमें उससे क्या प्रोड्यूस होगा, उससे क्या प्रोड्यूस होगा, दैट इज दी प्रोडक्ट। जो प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज द प्रोडक्ट, जो रिएक्ट कर रहा है दैट इज द रिएक्टेंट। तो दो चीजें तो हमें हमेशा मिलेगी, जो दो मेजर पार्ट होते हैं हमारे केमिकल इक्वेशन के, दैट इज द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट। एक बार देखते हैं क्या लिखा है। इट इज द शॉर्ट हैंड, जैसे एज आई टोल्ड यू कि भाई जैसे शॉर्ट हैंड के अंदर, स्टेनो के अंदर आप बड़ी से बड़े पैराग्राफ को अपनी लैंग्वेज में लिख देते हो, जो आपको लगता है भाई क्या लिखा है ये, ठीक है, वो सिर्फ आप ही समझ सकते हो। जैसे कि एक शॉर्ट हैंड हो गया कि हाँ भाई उस पूरे पैराग्राफ को समराइज फॉर्म के अंदर बस एक लाइन के अंदर टीप दो और अपने सिंबल्स को इस्तेमाल कर दो, तो वही क्या होता है हमारे लिए इक्वेशंस। तो वैसे ही ये भी क्या है भाई, एक शॉर्ट हैंड है उस पूरे प्रोसेस का, एक्सपीरियंसिंग द केमिकल रिएक्शन यूजिंग द नंबर, सिंबल्स एंड द फॉर्मूला। ये सब क्या हो गया हमारे केमिकल इक्वेशन, जिसके अंदर दो पार्ट्स तो हमेशा होते हैं, वन जो कि रिएक्ट कर रहा है रिएक्टेंट, सेकंड जो प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज द प्रोडक्ट। आगे बढ़ते हैं और क्या क्या चीजें हैं भाई, थोड़ा सा लिखा है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में कि यहाँ पे जो रिएक्ट करता है वो हमारा रिएक्टेंट है। द स्टार्टिंग मटेरियल और भी बोल सकते हैं उसको, दीज आर द सब्सटेंस दैट चेंज when it is combined with the another substance and in the chemical equation, chemical reaction। जब कभी भी chemical reaction में ये सारे जो चीजें हैं, सारे सब्सटेंस हैं, जब वो चेंज होते हैं, जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो आपस में मिलकर चेंज ला रहे होते हैं, तो वो क्या हो गए हमारे रिएक्टेंट्स। वहीं अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करें, एक न्यू सब्सटेंस है जो कि फॉर्म हुआ है कहाँ से, प्रीवियस वन से, जो रिएक्ट करे, ठीक है। द सब्सटेंस दैट रिजल्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन, ये रिजल्ट है, जबकि ये न्यू मटेरियल है जो आपस में मिल रहा है, जो कि रिजल्ट हमें दे रहा है। अब जब कभी भी रिएक्टेंट मिलता है तो हमें देता है प्रोडक्ट, और इस पूरे प्रोसेस को कि हाँ भाई यहाँ से हमें कुछ मिल रहा है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक एरो से, और वो एरो जाएगा हमेशा प्रोडक्ट के साइड। उस एरो का साइड हमेशा प्रोडक्ट के तरफ ही होगा, यानी कि उस एरो का जो हेड है बेटा वो हमेशा प्रोडक्ट के साइड ही होगा, जिससे हमें पता चलता है कि भाई प्रोडक्ट क्या है। और सपोज अगर मैंने यहाँ पे कोई प्रोडक्ट भी नहीं लिखा है, मैंने सिंपल सिंबल्स लिख दिए हैं, और अगर मुझे पता है कि भाई मेरा एरो इस साइड है, दैट मीन्स जिस साइड उसका हेड है उस एरो का, तो वो क्या हो गया मेरा प्रोडक्ट, यानी कि वो चीज मुझे मिल रही है। तो आपको ध्यान देना है जब कभी भी आप किसी भी केमिकल इक्वेशन को लिख रहे हो, बिकॉज वहां पर कुछ नहीं मेंशन होगा कि व्हाट इज रिएक्टेंट, व्हाट इज एन प्रोडक्ट, वहां पर आपको खुद से देखना पड़ेगा। और आप कैसे देखोगे, कैसे पहचानोगे कौन रिएक्ट हो रहा है, कौन सा प्रोडक्ट मिल रहा है, वो आप पहचानोगे इस एरो के हेल्प से। जहां पर इसका हेड होगा, जिसके साइड, वो होगा हमारा प्रोडक्ट, और जिसके साइड इसकी टेल होगी वो होगा हमारा रिएक्टेंट। आगे देखते हैं, अब आते हैं बेटा कोफिशिएंट एंड सबस्क्रिप्ट के ऊपर, ठीक है। अभी तो कि नॉर्मल जो भी होता है ना, आम भाषा में हमने बोलते हैं कि यहाँ पे केमिकल इक्वेशन कैसे होती है, कैसे हम उसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब कुछ साइंटिफिक लैंग्वेज है भाई उसकी, क्या भाई इक्वेशन के अंदर जो सिंबल्स हम यूज कर रहे हैं उसके आगे कुछ चीज़ हम देखते हैं ना हमेशा। सपोज अगर मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि भाई जब कभी भी हम बात कर रहे होते हैं, ठीक है, जब कभी हम बात कर रहे होते हैं, सपोज मैंने एक इक्वेशन लिखी, ठीक है, मैंने एक इक्वेशन लिखी दैट इज C+O2 will give us CO2, ठीक है, नॉर्मल इक्वेशन है। इस इक्वेशन के अंदर क्या हो रहा है कि भाई कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है, ठीक है, वो मुझे क्या दे रही है, गिविंग मी कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 मुझे दे रही है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैंने बोला कि भाई मैंने 2 कार्बन के एटम लिए, यहाँ पर मैं एक ना लेकर बोल रही हूँ कि मैंने 2 कार्बन के एटम ले लिए, तो जो मेरा CO2 बनेगा, ठीक है, वो जो मेरा CO2 बनेगा उसके अंदर कार्बन भी क्या होगा, 2 होगा, बिकॉज मैंने 2 लिए हैं तो 2 ही तो बनेगा ना, ये तो है कंजर्वेशन होगा ना। इस रिएक्शन के अंदर भी क्या होगा बेटा, कंजर्वेशन ऑफ मास, जितना मास लिया है उतना मास ही प्रोड्यूस होगा, कंजर्वेशन ऑफ मास आएगा। यहाँ पर 2 कार्बन लिए थे, 2 ही कार्बन मिले, बट यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी मिली, 4, क्यों भाई, 2 यहाँ थी,
2 ऑलरेडी यहाँ थी, कितनी हो गई 4, बट यहाँ तो हम 2 ही ले रहे हैं, तो यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे 2 आगे लगा दिया। हाथों हाथ बैलेंसिंग भी सीख ली भाई हमने, क्या चल रही है यहाँ पर, ठीक है। बट अभी आप बैलेंसिंग को छोड़ो, आपने क्या देखा भाई यहाँ पर 2 है, ठीक है, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी हमने 2 जो है इनके आगे लगा दिया। अभी जो आगे नंबर्स लग रहे हैं इनको क्या बोलते हैं, बस इन्हीं को क्या बोलते हैं भाई हमारा कोफिशिएंट, ठीक है, इन्हीं को क्या बोलते हैं हमारे कोफिशिएंट। जो भी हमारे सिंबल्स के आगे आएंगे नंबर, जो न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगी जो हमारे सिंबल के आगे आएंगी, जो कि रिप्रेजेंट कर रही होंगी उनका नंबर, कि यहाँ पे कितने नंबर में वो एटम या कितने नंबर में वो मॉलिक्यूल इस पूरे रिएक्शन के अंदर प्रेजेंट है या इस पूरे रिएक्शन में हमें मिला, तो वो क्या हो गया बेटा उस चीज का कोफिशिएंट, ठीक है। हम उसको आगे रिप्रेजेंट कर देते हैं। सपोज अगर हम कभी मैथ्स की इक्वेशन लिख रहे होते हैं तो हम वहां पर लिख रहे होते हैं ना कि 2x + 3y विल गिव अस 15। तो ये जो इक्वेशन है इसके अंदर क्या है, इसके अंदर कोफिशिएंट क्या है भाई, 2 हमने x लिए, 3 हमने y लिए, तब हमें क्या मिला 15 हमें मिला है। और x और y कुछ भी हो सकता है, x और y से हमें मतलब नहीं, हमें सिर्फ इससे मतलब है भाई 2 हमने x लिए, 3 हमने y इसके अंदर लिया है। तो जो भी आगे लगता है सिंबल्स के उनको क्या बोलते हैं हमारे कोफिशिएंट, जो कि हमें बताते हैं उस चीज का नंबर कि हमने कितना वो ऑब्जेक्ट है, कितना वो सब्सटेंस लिया है उस रिएक्शन के अंदर। दिस इज ऑल अबाउट द कोफिशिएंट। एक बार देख लेते हैं, is the number before the symbol of the formula of the substance। सिंबल के जस्ट पहले लगने वाला जो कि हमें नंबर देता है कि यहाँ पे कितना हमने उस चीज के अंदर सब्सटेंस लिया है। अब बात करते हैं भाई हमारे सब्सक्रिप्ट, ठीक है। अब क्योंकि आपने मैथ्स की इक्वेशन के अंदर तो सब्सक्रिप्ट नहीं देखा ना, क्या मैम ये एक्स और वाई सब्सक्रिप्ट है, नहीं भैया तो सिंबल है ना, ये तो चीज हम कर रहे हैं। बट कभी भी जब कभी हम इक्वेशन लिख रहे होते हैं ना साइंस के अंदर, ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर स्पेशली, तो भाई हम ना, आपने देखा होगा भाई यहाँ पर जो चीज होती है ना, सपोज ये जो है, ओके दिख नहीं रहा, हाँ सपोज ये जो है आपने देखा O2 लिखा है यार यहाँ पे, मैं इसको भी नंबर बोल रही हूँ, है ना, मैंने कोफिशिएंट को भी बोला कि नंबर है, मैंने यहाँ पर क्या इस O2 को यानी कि O के बाद जो मेरा 2 लिखा है मैंने उसको भी क्या बोला भाई ये नंबर है, दैट मीन्स O मेरा इसमें इतना प्रेजेंट है, ठीक है। O के यानी कि मेरे ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 एटम जो है प्रेजेंट है। अब मैं ये बोल रही हूँ कि अगर मैंने कार्बन के आगे 2 लगाया तो भी कार्बन के 2 एटम है, तो भाई कार्बन के पीछे 2 लगा सकती थी, कार्बन के पीछे क्यों 2 लगाया मैंने सिर्फ O के पीछे ही क्यों 2 लगाया, है ना, क्योंकि भाई दोनों तो नंबर बता रहे हैं ना मुझे कि नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि भाई कितने नंबर में मैंने वो एटम लिए हैं उस रिएक्शन के अंदर। बट यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, कार्बन के आगे 2 लगाया, ठीक है, यानी कोफिशिएंट लगाया, यहाँ पर तो भाई मैं उसके पीछे लिख रही हूँ O2 लिख रही हूँ। अब ऐसा क्यों कर रही हूँ, और इस O2 को क्या बोलते हैं भाई, पहले देखते हैं इसको क्या बोलते हैं, जो आपको दिख रहा है सब्सक्रिप्ट, ठीक है, इस 2 को बोलते हैं भाई उसका सब्सक्रिप्ट, ठीक है, इस 2 को बोलते हैं उसका सब्सक्रिप्ट। अब चाहे वो O के पीछे हो, चाहे H2 हो, चाहे Cl2 हो, ठीक है, चाहे I2 हो, वो जितने भी होंगे वो क्या होंगे भाई उनके सब्सक्रिप्ट होंगे, ठीक है। और ये जो सब्सक्रिप्ट है ना, ये हमेशा नंबर तो बताते हैं एटम के, भाई उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के अंदर कितने हमारे एटम के नंबर है, बट बेटा ये कभी भी आगे नहीं लिखे जाते, या फिर ये कोफिशिएंट की जगह नहीं ले सकते, या कोफिशिएंट इनकी जगह नहीं आ सकता। क्यों, बिकॉज ये जो सारे एटम है ना हमारे, वो इन सब्सक्रिप्ट के या फिर इन मॉलिक्यूल के फॉर्म के अंदर ही इस पूरे एनवायरनमेंट में, इस पूरी यूनिवर्स में लाए करते हैं, इस पूरी यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि भाई जो सब्सक्रिप्ट है वो ऑलरेडी फिक्स्ड है, ये खुद से हम नहीं दे सकते, ठीक है। तो अगर आपको ये देखना है कि हाँ भाई कुछ चीज फिक्स्ड है और कुछ चीज जो है अनफिक्स्ड है, जिसको आप चेंज कर सकते हो केमिकल इक्वेशन के अंदर, तो आप बता सकते हो भाई सब्सक्रिप्ट जो है उसको हम जो है बिल्कुल भी हिला नहीं सकते, वो हमें ऑलरेडी इस यूनिवर्स ने बताया है कि भाई इतने इतने जो है हमारे एटम है वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में होते हैं। सपोज O2 है, H2 है, I2 है, Br2 है, ये सारे के सारे बेटा क्या है Cl2, ये सारे के सारे भाई हमारे मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। चाहे P4 ले लो, S8 ले लो, ये भी क्या है भाई इनका सब्सक्रिप्ट है, वो अकेले नहीं मिलते हैं हमें, अपने मॉलिक्यूल यानी अपने ग्रुप के साथ ही मिलते हैं। ये तो हो गया भाई सब्सक्रिप्ट, इसको हम बदल नहीं सकते। बट अगर बात करें कोफिशिएंट की जो हम आगे लगा रहे हैं, ठीक है, कोफिशिएंट हमने आगे लगाया, सपोज मैंने यहाँ पे 2 लगाया भाई, कार्बन के 2 मैंने वो लिए हैं एटम, तो वहां पर मैं क्या इसको चेंज कर सकती हूँ। सपोज अगर मुझे कार्बन के 2 एटम नहीं लेने थे, मैंने बोला भाई मैंने कार्बन के 5 एटम ले लिए, कोई पंगा है नहीं ना, मेरा मन, मेरी रिएक्शन, मैंने 5 एटम ले लिए। अब मैंने यहाँ पर अगर कार्बन के 5 एटम लिए तो मुझे मिलेंगे भी कितने भाई, 5 ही मिलेंगे ना, 2 तो मिलेंगे नहीं, मुझे कार्बन के मिलेंगे भी कितने 5 ही एटम मिलेंगे। तो तब इसके अंदर भाई मेरे O2 के कितने हो जाएंगे 10, तो यहाँ पर मुझे O2 कितने लेने पड़ेंगे अगेन 5,
आई होप दिस इज क्लियर कि कोफिशिएंट को मैं अपने अकॉर्डिंग उस रिएक्शन के अकॉर्डिंग चेंज करवा सकती हूँ, मेरा मन में जितने मर्जी लूं, बट मुझे इतना ध्यान रखना है कि मैं उतने ही लूं जितना मुझे प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। जितना अगर मुझे सपोज मुझे 10 मॉलिक्यूल ही चाहिए थे तो भाई मैं उतना ही लूंगी ना, मैं 10 कार्बन लूंगी। अगर मुझे 10 मॉलिक्यूल चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड के तो मैं 10 ही कार्बन लूंगी, है ना। तो वो डिपेंड कर सकता है, हम कोफिशिएंट अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, बट सब्सक्रिप्ट जो है भाई वो फिक्स्ड है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। दोनों का मतलब सेम है, दोनों का मतलब है भाई वो बताता है कि उस पर्टिकुलर सब्सटेंस में कितने एटम प्रेजेंट है, अब वो चाहे मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करे या फिर सिंपल एटम के फॉर्म में, ठीक है। इतना हमने देख लिया। अब बात करते हैं सब्सक्रिप्ट, पढ़ लेते हैं। इट इज अ नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट फाउंड इन दी सब्सटेंस। तो सब्सटेंस के अंदर कितना एटम है, कोफिशिएंट का मतलब ही है, बट सब्सक्रिप्ट पीछे लगता है, ठीक है। और हमारा कोफिशिएंट लगता है आगे। कोफिशिएंट चेंजेबल है, चेंज कर सकते हैं हम उसको अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, बट सब्सक्रिप्ट कांट बी चेंज बिकॉज ये फिक्स्ड है। और यूनिवर्स ने हमें दिया है कि हाँ भाई ये यूनिवर्स के अंदर ये सारे जितने भी एलिमेंट है Cr2H2 और I2 Br2, ठीक है, P4 S8 सारे के सारे मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ये अपने एटम के फॉर्म में नहीं मिलते, तो ये फिक्स्ड है, हम इनको चेंज नहीं कर सकते। आई होप दिस इज क्लियर। हाँ भाई इक्वेशन के अंदर भाई हम ये चीज़ भी यूज करते हैं, तो आपको ये सब चीज़ भी पढ़नी ही थी। अब आगे बढ़ते हैं। सब्सक्रिप्ट हो गया, हमारा कोफिशिएंट हो गया, दैट इज द सिंबल्स, ठीक है। अब बेटा हमने सीख लिया भाई केमिकल इक्वेशन क्या होती है, रिएक्शन क्या हो रहा होता है, और रिएक्शन के अंदर कौन सा रिएक्टेंट है, क्या हमारा प्रोडक्ट है, क्या उस एरो का साइन कब कैसे होना चाहिए, किससे हम बता सकते हैं कि हाँ भाई क्या हमारा रिएक्टेंट है, क्या हमारा प्रोडक्ट है, प्लस सब्सक्रिप्ट क्या है, कोफिशिएंट क्या है, ठीक है। हमने ओवरव्यू ले लिया पूरा का पूरा। भाई इक्वेशन कुछ इस टाइप की लिखी जाती है। अब देखते हैं कि भाई कुछ सिंबल्स भी हैं जो वहाँ पर यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो वो सिंबल्स पढ़ते हैं, उनके थोड़े से मीनिंग दिखते हैं। प्लस का सिंबल, ठीक है, हम हमेशा यूज करते हैं। अभी मैंने पीछे लिखा था C+O2, दैट मीन्स हम ऐड कर रहे हैं, राइट। हम उसके अंदर उस चीज को रिएक्ट करवा रहे हैं, ठीक है। जब कभी भी हम किसी चीज को रिएक्ट करवा रहे हैं, या फिर मैं ये बोल सकती हूँ अगर मुझे O2 मिला तो O2 के साथ कुछ एनर्जी रिलीज हुई है प्लस हीट एनर्जी, ठीक है। CO2 के साथ कुछ हीट एनर्जी रिलीज हुई है प्लस हीट एनर्जी, यानी कि मुझे चीज मिली है, ठीक है। क्या मैंने आपस में मिलाई और क्या मुझे प्लस करके मिली, तो उन सब चीजों के अंदर मैं क्या ऐड कर सकती हूँ, अपना प्लस का साइन ऐड कर सकती हूँ। एक बार देखते हैं। यूज टू सेपरेट वन रिएक्टेंट और द प्रोडक्ट फ्रॉम द वन अनदर, यानी कि मैंने वहां पर दो रिएक्टेंट लिए थे, दोनों को अलग अलग दिखाना था, तो मैंने वहां पर प्लस का साइन यूज कर दिया, यानी कि C+O2, ठीक है। अब जब मुझे रिएक्टेंट प्रोडक्ट मिला, ठीक है, प्रोडक्ट क्या मिला CO2, और मैंने बोला कुछ हीट भी रिलीज हुई है, तो मैंने क्या लिख दिया, हीट CO2 प्लस हीट, ठीक है। तो ये प्लस करके मैंने क्या करा, उन दोनों को सेपरेट करा कि मुझे क्या क्या चीजें मैंने ली थी, दो रिएक्टेंट्स को मैंने सेपरेट करा, प्लस मैंने दो प्रोडक्ट को भी सेपरेट कर दिया प्लस का साइन दिखा के। साथ ही में कैन बी रीड एंड रिएक्ट विथ एंड व्हेन बी यूज्ड टू रिएक्ट एंड रीड एंड व्हेन इट इज यूज्ड इन द प्रोडक्ट, ठीक है। हम इसको एंड की तरह भी यूज कर सकते हैं कि भाई हमने दो रिएक्टेंट को मिलाया, इसको और इसको, तो उस एंड की तरह भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे ज्यादा कोई काम नहीं है इस प्लस का। नेक्स्ट इज एरो, जो कि मैंने आपको बता ही दिया था भाई, अगर वहां पर हेड है, ठीक है, अगर वहां पर हेड है तो भाई क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट, और अगर हेड नहीं है तो क्या मिल रहा है भाई, हमारा रिएक्टेंट है वो, अगर टेल है उसके सामने तो चलो आगे बढ़ते हैं। दैट इज द L। अच्छा, L से पहले पीछे एक चीज थी, दैट इज S। अगर आपको दिख रही हो, नहीं भी दिख रही तो मैं बता देती हूँ, छोटा सा S है, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा, हम यहाँ पर देख रहे हैं L लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर G लिखा हुआ है, वैसे ही एक और चीज होती है दैट इज S ब्रैकेट में। ये हम हमेशा क्या लिखते हैं, हमारे जो भी रिएक्शन हो रहा होता है, चाहे प्रोडक्ट हो चाहे रिएक्टेंट हो, हम उनकी स्टेट बता रहे होते हैं। कैसे कि भाई सपोज अगर मैंने कार्बन लिया था, ठीक है, मैंने कार्बन लिया था, अगर मैं यहाँ लिख रही हूँ कार्बन लिया था प्लस ऑक्सीजन लिया था, तो मुझे मिला था CO2। तो मैंने लिखा मैंने कार्बन कहाँ से लिया है, क्या लिक्विड स्टेट में कार्बन लिया है या गैसीय स्टेट में, गैस में से पकड़ के ले लिया, हाँ, या फिर मैं बोलूँ भाई मैंने सॉलिड स्टेट का लिया था, तो उस चीज को मैं रिप्रेजेंट कैसे करूंगी, इन सिंबल से, कि हाँ भाई वो सिंबल्स क्या हो गया, S हो गया, या फिर सपोज जो मुझे कार्बन डाइऑक्साइड मिली वो गैस में मिली, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी G, ठीक है। तो ये से भी रिप्रेजेंट करते हैं उनकी फिजिकल स्टेट, क्या हाँ भाई उनकी फिजिकल स्टेट क्या थी जो मैंने रिएक्टेंट लिए और जो मुझे प्रोडक्ट मिला। तो अगर वहाँ पे कहीं भी आपको लिखा हो कि हाँ भाई वो S मिला है, L मिला है, G मिला है, AQ मिला है, AQ मतलब एक्वास, ठीक है, AQ मतलब एक्वास, ठीक है। बस ये उनकी फिजिकल स्टेट को जो है रिप्रेजेंट करते हैं कि हाँ भाई इस पूरे रिएक्शन के अंदर उनकी फिजिकल स्टेट क्या थी। तो कंफ्यूज नहीं होना इस पे, बस हमें बता रहे कि भाई फिजिकल स्टेट क्या है, इंडिकेट करती है सब्सटेंस की लिक्विड स्टेट है, यहाँ पर करती है गैसीय स्टेट है, यहाँ पर करती है कि भाई वाटर है, दैट मीन्स वाटर के अंदर कुछ ना कुछ जो है गैस इन्वॉल्व है, इसलिए हम एक्वास बोलते हैं, पानी नहीं बोलते हैं, ठीक है।
हाँ जी, और जब कभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जब कभी भी हम जो है अपने एरो के ऊपर ऐसा ट्रायंगल बना देते हैं, ठीक है, आप ये मत सोचना है कि ट्रायंगल क्यों बनाया, क्या वहाँ पे कुछ 3 प्रोडक्ट है, नहीं, वहाँ पर क्या चल रहा है भाई, यहाँ पर हमने हीट भी इवॉल्व की है, दैट मीन्स इंडिकेट दैट देयर इज अ हीट अप्लाइड और नीडेड टू मेक द रिएक्शन प्रोसीड, यानी कि उस रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए, उस रिएक्शन को करवाने के लिए हमें वहाँ पर हीट की रिक्वायरमेंट थी, हमें हीट की वहाँ नीड थी, इसलिए हमने क्या करा, वहाँ पर हीट जो है लगा दी। आई होप दिस इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ओके, मैं पीछे चली गई आगे की जगह। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। अब हमने हर एक चीज़ पढ़ ली है हमारे इक्वेशन के बारे में, इक्वेशन में क्या क्या होता है, क्या क्या सिंबल्स होते हैं, क्या कोफिशिएंट है, क्या सब्सक्रिप्टन, दोनों में फ़र्क क्या है, इक्वेशन कैसे लिखी जाती है वो भी। अब एग्जाम्पल से देखते हैं, बातें सीधा केमिकल इक्वेशन की बात हो गई, रिएक्शन की बात हो गई, बातें उसकी बैलेंसिंग पर, जिसके लिए आप बड़े ही बेताबी से वेट कर रहे हो कि मैम जल्दी से सिखा दो कि बैलेंसिंग होती क्या। तो बैलेंसिंग से पहले ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था वो सारे वर्ड्स और वो सारे वर्डिंग को जाना जो ऑलरेडी उस पूरे इक्वेशन में मैंशनड है। आपको पता नहीं है तो फायदा नहीं है बैलेंसिंग का भी, सिर्फ बैलेंसिंग सीख लो तो कुछ फायदा नहीं है। तो चलो वो तो हो गया ना, आप देखते हैं। एग्जाम्पल दे रखा है भाई यहाँ पर क्या कि सोडियम प्लस वाटर गिव्स अस दिस सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस जो है वहां से रिलीज हो गई। तो उसको हमने कैसे लिखा भाई कि Na दैट इज सोडियम कौन से स्टेट में लिया, एस स्टेट में, यानी कि सॉलिड स्टेट में, ठीक है। यहाँ पर ये दो क्या भाई कोफिशिएंट हमें पता है, यहाँ पर ये L क्या हो गया हमारा सिंबल, ये सिंबल हमने वहां पर यूज करे कि वो लिक्विड स्टेट का है। ये दोनों क्या हो गए हमारे प्रोडक्ट, ये क्या हो गया हमारा रिएक्टेंट, ये पूरा का पूरा हमने यहाँ पर जो है बता दिया। यहाँ पर H2 के अंदर ये 2 क्या है भाई हमारा सब्सक्रिप्ट है ना, ये भी हमें पता है, हमें पता है भाई वो सब्सक्रिप्ट है। तो ये सारी चीजें हमने बता दी कि भाई एक रिएक्शन के अंदर क्या क्या चीजें होती है, ठीक है। तो बल्कि आपको पूरा ओवरव्यू कि यहाँ पे हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा बैलेंसिंग की तरफ देखते हैं। इसके अंदर भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या क्या चीजें क्या क्या गिवन है इन सारे एग्जाम्पल्स के अंदर। अब देखते हैं बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशंस, ठीक है। यहाँ पर है बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मैंने आपको बताया था कि जितना प्रोडक्ट हम लेते हैं, जितना हम रिएक्टेंट लेते हैं उतना ही हमें प्रोडक्ट मिलता है। या फिर मैं ये भी बोल सकती हूँ जितना मुझे प्रोडक्ट चाहिए मैं उतना ही रिएक्टेंट लूंगी, ठीक है ना। सपोज मुझे अगर 10 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल चाहिए थे तो मैं 10 ही कार्बन मैंने लिए उस रिएक्शन के अंदर, है ना। तो वो चीज़ क्या डिपेंड करेगी मुझे कितना प्रोडक्ट चाहिए ताकि मैं उतने ही रिएक्टेंट वहां पर डालूं या उतने ही सब्सटेंस को मैं रिएक्ट करवाऊं, ठीक है। प्लस अगर मैं बोल रही हूँ कि मैंने इतने रिएक्टेंट मिला दिए तो मुझे प्रोडक्ट भी तो उतने मिलेंगे ना। अगर मैंने 10 ही कार्बन मिलाए हैं तो प्रोडक्ट भी तो 10 ही मॉलिक्यूल मिलेंगे मुझे कार्बन डाइऑक्साइड के। तो वो चीज़ क्या डिपेंड करेगी भाई कि हाँ भाई जितना हम रिएक्टेंट ले रहे हैं मुझे उतनी ही क्वांटिटी में मेरा प्रोडक्ट मिलेगा। चाहे प्रोडक्ट फिजिकली केमिकली चेंज हो, चाहे मेरा प्रोडक्ट पूरा न्यू हो, बट उसका मास ना ही क्रिएट होगा यानी कि एक्स्ट्रा मिलेगा, ना ही भाई कम मिलेगा मुझे, ना ही डिस्ट्रॉय होगा। तो यहाँ पर यानी कि जो मेरी केमिकल इक्वेशन है वो कौन सा लॉ फॉलो करती है भाई, वो लॉ फॉलो करती है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मासेस। दैट मीन्स मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, चाहे वो केमिकल रिएक्शन हो या फिर फिजिकल रिएक्शन। तो चलो एक बार देखते हैं। द सम ऑफ द मासेस ऑफ द प्रोडक्ट इज ऑलवेज सेम एज द सम ऑफ द मासेस ऑफ द रिएक्टेंट, हमेशा सेम ही होगा। साथ ही में स्टेट करता है मास इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये तो हमने बता दिया, चाहे वो केमिकल रिएक्शन हो चाहे वो फिजिकल रिएक्शन हो। तो ये लो तो भाई वो फॉलो करता है, ठीक है। अब बैलेंसिंग का एक लॉ है तो भाई उस लॉ की वजह से हमें क्या करनी पड़ती है, बैलेंसिंग करनी पड़ती है कि हाँ भाई जितना रिएक्टेंट है उतना अगर प्रोडक्ट नहीं है तो बैलेंस नहीं है। क्यों बैलेंस क्यों नहीं है, बिकॉज भाई ये तो एक लॉ फॉलो कर रही है और अगर वो लॉ जो है उसके अंदर फॉलो नहीं हो रहा है तो फायदा क्या उस इक्वेशन का, ठीक है। तो उस चीज को हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल से। हाँ जी, उससे पहले एक चीज़ आपको जैसे कि मैंने बताया था कि कुछ जो हमारे एटम्स होते हैं वो मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर ही एग्जिस्ट करते हैं हमारे एनवायरनमेंट के अंदर। तो वो आपको याद करना पड़ेगा कि हाँ भाई ऐसे कुछ मॉलिक्यूल्स जैसे कि H2, O2, N2, Cl2, Br2, F2, I2 प्लस P4 एंड एसिड, ये ऐसे सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे कि भाई ये इतने सब्सक्रिप्ट के अंदर ही जो है एग्जिस्ट करते हैं, ताकि आपको बड़ी ही आसानी हो जब कभी भी आप लिख रहे हो केमिकल इक्वेशंस को। अगर नहीं है तो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। हाँ जी, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। स्टेप्स इन
द बैलेंसिंग, ठीक है। तो पहले देखते हैं कि भाई क्या क्या स्टेप होता है। पहले हम देख लेंगे किन किन एटम जो है कौन कौन से एटम जो है अपने मोलिकुलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। प्लस सेकंड स्टेप क्या था हमारा, चेक वेदर द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द ऑल रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट आर करेक्ट और नॉट। केमिकल फॉर्मूला भी हमें याद होना चाहिए। जैसे कि मैंने बोला कि भाई अगर C और O2 मिल रहे हैं तो मुझे CO2 ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा, CO3 नहीं मिलेगा, CO4 नहीं मिलेगा, ऐसी सिंपल CO नहीं मिलेगा। तो मुझे मोलिकुलर फॉर्मूला भी याद होने चाहिए, कंपाउंड का फॉर्मूला भी याद होना चाहिए अगर मैं केमिकल इक्वेशन लिख रही हूं तो। नेक्स्ट स्टेप, a polyatomic ion appearing unchanged on the both side of the equation in the compound as a single unit। अगर कभी भी हम पॉलीएटॉमिक कंपाउंड लेते हैं तो हम उसका सबस्क्रिप्ट जो है चेंज नहीं कर सकते। सपोज अगर मैंने बोला कि भाई मैंने P4 लिया है रिएक्टेंट में तो भाई मुझे P4 ही मिलेगा, P3 P2 नहीं मिलेगा, ठीक है। रिएक्टेंट में अगर P4 लिया है तो मुझे प्रोडक्ट में P4 ही मिलेगा, उसका मैं P3 P2 नहीं कर सकती हूँ। तो ये चीज भी मुझे दिमाग में याद रखनी पड़ेगी जितने भी पॉलीएटॉमिक एटम होते हैं या सब्सटेंस होते हैं। आगे देखते हैं भाई, दैट इज फोर्थ जो है हमारा फोर्थ एंड लास्ट स्टेप, दैट इज बैलेंस द एलिमेंट वन एट अ टाइम बाय यूजिंग द कोफिशिएंट। उनके कोफिशिएंट से हम उनको बैलेंस कर सकते हैं। मस्ट नॉट अटेम्प्ट टू बैलेंस द इक्वेशन बाय चेंजिंग द सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट हमें चेंज नहीं करना है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि हमें सबस्क्रिप्ट को चेंज नहीं करना, ना ही हम कर सकते हैं, वो गलत मेथड है। हम सिर्फ कोफिशिएंट को चेंज करेंगे इन द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंस। तो चलो ये हमने देख लिया है, चेक ये बात हमारी हो चुकी है। तो चलिए एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल हमसे पहले लिया, दैट इज H2 प्लस O2 गिव्स अस इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, क्या दे रहे हैं हमें, H2O जो कि लिक्विड है प्लस कुछ एनर्जी जो है रिलीज हो रही है। पहले हम देखेंगे कि भाई अगर हमने H2 लिया है एंड O2 लिया है, दैट मीन्स हम कितने लिए, दो H के एटम, दो ही हमने ऑक्सीजन के एटम लिया, बट हमें मिल क्या रहा है, H के तो दो मिल गए बट ऑक्सीजन का सिर्फ और सिर्फ एक ही मिला है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, हमें लिखना है कि भाई कितने अमाउंट में हमें क्या क्या चीज वहां पर मिली है। तो पहले हमने लिखा भाई यहाँ पर रिएक्टेंट के अंदर H के कितने थे एटम, दो, ऑक्सीजन के कितने थे, दो, ठीक है। और यहाँ पर प्रोडक्ट के अंदर कितने मिले भाई, H के तो दो मिल गए बट ऑक्सीजन का कितना है, सिर्फ एक ही मिला है। तो भाई ये तो इक्वल है, इसको हमें देखना ही नहीं है। बट ऑक्सीजन का दो था पर मिल एक रहा है, तो इस चक्कर में हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस इसको करना पड़ेगा। अगर एक भी एटम का जो मास है वो सेम नहीं मिलता है हमें थ्रू आउट द रिएक्शन, तो हमें उस इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो आप कैसे बैलेंस कर सकते हो भाई इसको, यहाँ पर दो थे, यहाँ पर भी दो थे, यहाँ पर दो थे बट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक मिला। तो आप क्या करोगे, इस वाले O के सामने क्या लगाओगे, 2। पहले जाते हैं दोबारा से हमारी इक्वेशन के ऊपर। आप क्या लगाओगे, अब आपने आप पे 2 लगा दिया, दैट मीन्स आपने O के आगे 2 जो है फिक्स कर दिया, यानी कि आप ऑक्सीजन के आपने क्या कर दिया, 2 एटम कर दिए। बट जैसे आपने ऑक्सीजन के 2 एटम करे तो आपको ने क्या देखा कि भाई हाइड्रोजन मेरा क्या हो गया, 4। यहाँ तो हाइड्रोजन 2 है तो कोई फिक्र नहीं, हमने क्या लगा दिया भाई, हमने हाइड्रोजन के आगे लगा दिए 2 और एटम, यानी कि 2 जो है उसका कोफिशिएंट लगा दे ताकि हाइड्रोजन के एटम भी क्या बन जाए, यहाँ पर 4 और 4 अब हाइड्रोजन है, 2 अब क्या है हमारे ऑक्सीजन है। एनहांस द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। ऐसे करके आपको बैलेंसिंग करनी है। आपको पहले वो देखना है कि भाई इस पूरे रिएक्शन के अंदर कितने कितने एटम हम ले रहे हैं, चाहे वो रिएक्टेंट में हो चाहे वो प्रोडक्ट में हो, सबका लिख लेना। लिखने के बाद आपको देखना है क्या इक्वल नहीं है, अगर सारे इक्वल है तो बढ़िया बैलेंस्ड है, अनइक्वल है अगर एक भी तो आपको पूरा बैलेंस करना उसको पड़ेगा। और अगर आपने बैलेंस करा और बैलेंस करने के बाद भी आपको कुछ चीज जो है चेंज करनी पड़ती है, जो ऑलरेडी इक्वल था तो आपको वो भी जो है चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि इस केस के अंदर हम देख सकते हैं कि हमने हाइड्रोजन के आगे भी यहाँ पर 2 हमें लगाना पड़ा ताकि वो प्रॉपर हाइड्रोजन का नंबर जो है फुलफिल करे, जितना हमने लिया था उतना ही हमें वापस मिले, ठीक है। आगे एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसका। हाँ जी, अब हमने एग्जांपल लिया दैट इज N2 प्लस H2 गिव अस NH3। अब यहाँ पर इस केस के अंदर में क्या देखा भाई, H के कितने, N के थे 2, मिला कितना प्रोडक्ट में 1, H के कितने थे 2, मिले कितने प्रोडक्ट में 3, दोनों क्या है अनइक्वल, ठीक है, दोनों इक्वल नहीं है। तो हमने क्या देखा भाई, यहाँ पर H 2 था, H 2 था, N 2 था पर यहाँ पर N 1 है, तो हमने यहाँ पर क्या लगा दिया 2, ठीक है। अब मेरा N तो 2 हो गया, मतलब N जो है बैलेंस्ड हो गया। अब बात करते हैं H पे। अब H के तो यहाँ पर 3 थे और 2 मैंने ऑलरेडी उसको दे दिए,
3 थे और 2 मैंने ऑलरेडी उसको दे दिए, ठीक है बेटा। अब आप ये मत बोलना कि मैम 3 थे 2 दे दिए तो यानी कि 5, नहीं, हम जो भी हम कोफिशिएंट लगाते हैं हम उसके नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं उसके सबस्क्रिप्ट से, ताकि हमें नंबर पता चले कि कितने हमें प्रॉपर एटम मिले। वहां पर तो आपने बोला कि 2 थे और 2 मिल गए तो भाई सिंपल क्या होगा 4, बट नहीं ऐसा नहीं हुआ, 2 × 2 करके 4 हुआ है वो, ठीक है। वैसे ही आपको यहाँ पर करना है 2 × 3 करके उसको देखना है कि यहाँ पे कितने एटम मिले, दैट इज 6, दैट मीन्स हमें हाइड्रोजन के कितने एटम मिले, यहाँ पर 6 एटम मिले, तो यहाँ पर तो 2 ही है, तो यहाँ पर उसको आप 6 कैसे बना सकते हो, सिंपल 3 से मल्टीप्लाई करके। अगर आप उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको ये याद भी रखना है कि भाई जो भी हम आगे कोफिशिएंट लगा ले हैं और अगर पीछे वहां पर सबस्क्रिप्ट है तो आपको उसके सबस्क्रिप्ट से नंबर से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी आपको पता चल सकता है कि हाँ भाई उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम जो है हमें मिले हैं। जैसे ही यहाँ पे मैंने 3 लगाया तो भाई यहाँ पे हमें प्रॉपर पूरी बैलेंस इक्वेशन मिल गई, दैट मीन्स हमें N2 के पूरे मिल गए, N जो 2 था यहाँ पर भी 2 है, अब हाइड्रोजन यहाँ पर 6 था और यहाँ पर भी 6 ही है। तो ऐसे करके आपको बैलेंस करना है। पहले आपको देखना है कि हाँ भाई उसके अंदर कितने कितने एटम है, इक्वल नहीं है आपको इक्वल करना है, आपको वो एटम पहले इक्वल करना है जिसको आप बड़े आराम से कर सकते हो। जैसे कि इस केस के अंदर में हाइड्रोजन को मैंने ना छेड़कर क्या करा, मैंने नाइट्रोजन को देखा 2 थे तो मैंने सीधा यहाँ पर 2 लगा दिया, ठीक है, क्योंकि वो पहले बड़े ही इजीली कर सकता था। बट अगर मैं पहले ही हाइड्रोजन के पास जाती तो मैं कंफ्यूज हो जाती ना कि भाई वहां पे 2 थे वहां पे 3 थे, मैं बैलेंस कैसे करूं, क्या वहां पे मैं हाफ दूं उसको, नहीं ना। तो वैसे आपको उन एटम को पहले करना है जो बड़े ही इजीली बैलेंस्ड हो रहे हैं, जैसे कि इस केस में नाइट्रोजन था। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे आपने नॉर्मल वाले को पहले बैलेंस कर दिया है तो जो बाकी बचे वो खुद ब खुद ही बैलेंस्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं फिर खत्म करते हैं इस क्लास को, इस लेक्चर को। दैट इज, चलो ये तो हो गया हमारा, हाँ जी, जिंक प्लस HCl गिव अस जिंक Cl2 प्लस H2। हाँ जी, यहाँ पर हमने देखा भाई जिंक के कितने एटम है, 1, यहाँ पर भी कितना है 1, जिंक तो हमारा क्या भाई बैलेंस्ड है, नहीं छेड़ना जिंक को, ठीक है। अब H कितना है 1 है, यहाँ पर कितने हैं H के 2, बैलेंस्ड नहीं है, तो यहाँ पर मैं 2 लगा दूं, अब 2 हो गए, बैलेंस्ड हो गए। बट इस 2 की वजह से Cl कितने हो गए 2 और यहाँ पर भी कितना था Cl 2, वेरी इजी, मतलब एक सिर्फ एक कोफिशिएंट की वजह से मेरी पूरी इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। वैसे ही आपको देखना है कि आप किस तरीके से उसको बैलेंस कर सकते हैं और कितने कितने एटम इसके रिएक्टेंट में है उतने ही प्रोडक्ट के अंदर होने चाहिए, बिकॉज आपकी पूरी केमिकल इक्वेशन है वो कौन सा लो फॉलो करती है, कंजर्वेशन ऑफ मास। तो आपको ये ध्यान में रखना है कंजर्वेशन ऑफ मास है तो रिएक्टेंट का नंबर हमेशा इक्वल होना चाहिए प्रोडक्ट के नंबर से। आई होप आपको प्रॉपर समझ में आया होगा कि व्हाट इज द केमिकल इक्वेशन, व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन, और उस रिएक्शन के अंदर जब कभी हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं एक सिंबॉलिक फॉर्म के अंदर तो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या क्या चीजें हम उसमें यूज करते हैं और उन सब चीजों के मतलब, प्लस हमने बैलेंसिंग भी सीख ली है। दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर ऑल एंड बाय बाय।